वेलकम बैक टू रावल कॉमर्स क्लासेस। मैं सुधा रावल। बच्चों मैं आज आपको करवाने जा रही हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है? कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट विच टेल्स अबाउट द इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश बिटवीन द 2 years। ठीक है, आपके पास बैलेंस शीट गिवन होएगी, 2 सालों की आपके पास बैलेंस शीट होएगी। ठीक है, इस बैलेंस शीट में हमने ये देखना है कि हमारे पास कितना इनफ्लो हो रहा है, कितना आउटफ्लो हो रहा है। ठीक है, मीन्स कितना बिजनेस में कैश आ रहा है और कितना कैश बिजनेस में से जा रहा है। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको ये बताने जा रही हूँ, देखो मेरी बात फिर से सुनो। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट शोइंग इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश बिटवीन 2 बैलेंस शीट डेट्स। ठीक है, फिर से सुन लो। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट showing inflows and outflows of cash between 2 balance sheet dates। मीन्स इनफ्लो का पता चलेगा और आउटफ्लो का पता चलेगा। देखो बच्चों मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट तैयार करा है। सबसे पहले मैंने क्या लिखा? प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स अपने क्या क्या ऐड करना है, ये मैं सारे इसके पहले आपको हेडिंग बता रही हूँ। उसके बाद मैं डिटेल में बताऊंगी कि क्या क्या चीजें यहाँ पे आएंगी। प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, इसमें हम प्लस करेंगे नॉन कैश एक्सपेंसेस। ठीक है, आपने इसके लिए 6 लाइन छोड़ देनी है। फिर माइनस नॉन कैश इनकम्स, पेज पे आपने 6 लाइन छोड़ दी। एनपी प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस माइनस नॉन कैश इनकम्स, जो करके आएगा आपके पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट्स बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। इसके बाद नेक्स्ट शीट पे मैंने यहाँ पे लिखा करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स में कौन कौन सी एसेट्स लेनी है, कौन कौन सी करंट लायबिलिटीज लेनी है, ये अभी मैं डिटेल में आगे जाके बताने लगी हूँ आपको। उसके बाद देखो बच्चे, प्रॉफिट्स बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल के बाद हमारे पास आएगा करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज की आपने 10 लाइन से छोड़ देनी है। उसके बाद बच्चों आपने क्या करना है, हमारे पास क्या आ जाएगा? फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से हमने टैक्स पेड को माइनस कर देना है और हमारे पास क्या आ जाएगा? नेट फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। उसके बाद हमने लिखना है फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, हमने 6 लाइन से छोड़ देनी है। ठीक है, उसके बाद फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, हमने फिर 6 लाइन छोड़ देनी है। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। उसके बाद हमारे पास आ गया नेट फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की अमाउंट और जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है उनकी अमाउंट डाल के ऐड और लेस करके हमारे पास क्या आ जाएगा? जो टोटल अमाउंट आ जाएगी। इसमें हमने प्लस करना है ओपनिंग कैश एंड कैश इक्वलेंट और हमारे पास आ जाएगा, हम अपने आंसर को टैली कर सकते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा? क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्वलेंट, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो अब बच्चों मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि हमारे पास क्या क्या जो इनके हेड्स है उनमें आपने क्या क्या प्लस करना है और क्या क्या हम लोगों ने माइनस करना है। ठीक है जी, तो सबसे पहले बच्चों हम चलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में। तो प्रॉफिट में बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में हमने क्या क्या ऐड करना है। तो सबसे पहले आपको जो 2 बैलेंस शीट्स गिवन होंगे वहां पे आपको P&L के बैलेंसेस गिवन हुए हैं। सपोज करो कि 1 लाख है, 1,50,000 है, तो आपका प्रॉफिट कितना आ गया? 50,000 का आ जाएगा। मीन सेकेंड ईयर में से फिर से सुन लो, 2024 में आपने 1 लाख रुपीज आपका प्रॉफिट गिवन है और 2025 में 1,50,000 है, तो आपका नेट प्रॉफिट कितना हो गया? 50,000। तो बच्चों नेट प्रॉफिट में आप कौन कौन सी चीजें ऐड करोगे कि आपका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हैं जो आपके पास आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये बच्चों इसमें ऐड करना है ट्रांसफर टू रिजर्व्स। ठीक है, नेट प्रॉफिट में हमने क्या ट्रांसफर करनी है? ट्रांसफर टू रिजर्व्स। ट्रांसफर टू रिजर्व्स ऐड करनी है। फिर हमने प्रपोज्ड डिविडेंड ऐड करना है। प्रपोज्ड डिविडेंड क्या होता है अभी आपको बताऊंगी। प्रपोज्ड डिविडेंड ऐड करना है, प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर। ठीक है, पिछले साल का जो हमने प्रपोज्ड डिविडेंड है वो ऐड कर देना है।
प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर। ठीक है, इसके बाद प्रपोज्ड डिविडेंड प्रीवियस ईयर का ऐड करने के बाद हमने क्या करना है, इसमें इंटीरिम डिविडेंड ऐड करने हैं, इंटीरिम डिविडेंड ऑफ करंट ईयर। ठीक है, इंटीरिम डिविडेंड हमने ऐड करने के बाद और इसमें प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ऐड कर देनी है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। अभी मैं सिंपल आपको फॉर्मेट समझा रही हूँ, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो सबसे पहले बच्चों हमने नेट प्रॉफिट लिया प्लस प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ द प्रीवियस ईयर प्लस इंटीरिम डिविडेंड प्लस हमने रिजर्व कर दिए और प्लस हमने क्या कर देना है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ठीक है जी, फिर से देख लो नेट प्रॉफिट में हमने, अगर आपको यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा तो मैं यहाँ पे इरेज करके फिर से लिख देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या ऐड करा, नेट प्रॉफिट में नेट प्रॉफिट लिया। ठीक है, नेट प्रॉफिट्स में हमने ऐड करे प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर। करंट ईयर का अगर आपको पास दिया हुआ है तो आपने उसको कुछ भी नहीं करना। और हमने प्लस करा इंटीरिम डिविडेंड, इंटीरिम डिविडेंड हमने करंट ईयर का ऐड कर देना है और प्लस हमने करे ट्रांसफर टू रिजर्व्स। ठीक है, ट्रांसफर टू रिजर्व्स, ट्रांसफर टू रिजर्व्स ऐड करने के बाद हमने क्या प्लस करा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ठीक है जी, अब हम चलते हैं बच्चों कि प्रपोज्ड डिविडेंड क्या होता है। ठीक है, प्रपोज्ड डिविडेंड जो होता है, कंपनी ने देखो दो तरह के डिविडेंड पे करने हैं, जो प्रपोज्ड डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड इज प्रपोज्ड। ठीक है, प्रपोज्ड डिविडेंड कंपनी क्या करती है, इज प्रपोज्ड एट द एंड ऑफ द ईयर एंड इज डिसाइडेड बाय द शेयर होल्डर। Proposed or final dividend on both equity share and preference shares are paid after it is declared by the shareholders in the annual general meeting। सबसे पहले इसको प्रपोज करा जाता है एनुअल जनरल मीटिंग में, और एनुअल जनरल मीटिंग में जब इसकी अप्रूवल मिल जाती है, ठीक है, शेयर होल्डर्स अप्रूव कर लेते हैं, इसकी अप्रूवल मिलने के बाद मतलब इसको जो डिविडेंड को पे कर दिया जाता है। तो प्रपोज्ड डिविडेंड की ट्रीटमेंट ये है कि अगर आपके पास प्रपोज्ड डिविडेंड गिवन है तो आपने क्या करना है, प्रपोज्ड डिविडेंड को ऑफ द प्रीवियस ईयर, पिछले साल के प्रपोज्ड डिविडेंड को आपने नेट प्रॉफिट में ऐड कर लेना है। ठीक है, और साथ ही जो प्रपोज्ड डिविडेंड आप पे करोगे उसको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में भी आपने लिख लेना है। जो इंटीरिम डिविडेंड होता है, अब आप ये सुनोगे कि इंटीरिम डिविडेंड क्या होता है। इंटीरिम डिविडेंड इज द डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। इंटीरिम डिविडेंड इज पेड ऑन इक्विटी शेयर्स एंड नॉट ऑन द प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, जो इंटीरिम डिविडेंड है उसको आपने करंट ईयर के इंटीरिम डिविडेंड को लेना है और करंट ईयर के इंटीरिम डिविडेंड को एक तो प्लस कर देना है, एनपी में प्लस कर देना है, और साथ ही आपने कहाँ पे डाल देना है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में डाल देना है। और जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो करंट ईयर का होता है, ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को आपने ऐड कर देना है। जो करंट ईयर का जो हमारा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, अगर हमने रखा हुआ है 2 सालों का आपके पास प्रोविजन फॉर टैक्सेशन गिवन है, तो जो प्रीवियस ईयर का होएगा उसको हम टैक्स पेड में पे कर देंगे और जो करंट ईयर का होएगा उसको हमने नेट प्रॉफिट में ऐड कर लेना है। तो हमारे पास बच्चों प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम लिखने से पहले आपने इसके वर्किंग नोट तैयार करने हैं। नेट प्रॉफिट प्लस प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर प्लस इंटरम डिविडेंड प्लस ट्रांसफर टू रिजर्व एंड प्लस प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करके आपने यहाँ पे जो आपके पास अमाउंट आएगी वो लिख देनी है। अब नॉन कैश एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे देखो मैं लिखने लगी हूँ नॉन कैश एक्सपेंसेस। नॉन कैश एक्सपेंसेस में आपकी डेप्रिसिएशन आ जाती है, ठीक है, गुडविल रिटर्न ऑफ आ जाएगी, ठीक है, पेटेंट्स रिटर्न ऑफ आ जाएंगे, कॉपीराइट रिटर्न ऑफ आ जाएंगे, ठीक है, इसके साथ ही आपके पास जो आ जाएगा मीन्स लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट आ जाएगा, ठीक है,
और देखो इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग आ जाएगा, अंडरराइटर्स कमीशन रिटर्न ऑफ आ जाएगी, प्रीमियम एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिवेंचर्स रिटर्न ऑफ आ जाएगा, और इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है जो आ जाएगी। देखो फिर से बच्चों नॉन कैश एक्सपेंसेस में क्या क्या हमारे पास आएगा, मैं पूरी तो नहीं, जितनी भी आइटम्स आएंगी वो मैं लिख देती हूँ। नॉन कैश एक्सपेंसेस, ठीक है, फिर से सुनो बच्चों, नॉन कैश एक्सपेंसेस में डेप्रीसिएशन आ जाएगी, ठीक है, डेप्रीसिएशन के बाद गुडविल, पेटेंट्स, ठीक है, गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, रिटर्न ऑफ आ जाएंगे, ठीक है, कॉपीराइट्स जो रिटर्न ऑफ है मीन्स कम हो रहे हैं वो आ जाएंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट आ जाएगा, ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स और शेयर्स रिटर्न ऑफ आ जाएगा, ठीक है, इसके साथ ही इंक्रीज इन प्रोविजन आ जाएगी, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आ जाएगा, ठीक है, ऐसे और भी हैं, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स भी आ जाएंगी, इंटरेस्ट ऑन लोन जो मीन्स हमारा ओवरड्राफ्ट है वो भी आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग और कैश क्रेडिट, ठीक है जी, ये भी हमारे पास आ गई। अब देखो बच्चों हमारे पास नॉन कैश इनकम्स कौन सी होंगी, नॉन कैश इनकम्स जैसे होगी रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ जो गेन ऑन सेल ऑफ एसेट है, ठीक है, ये हमारी सारी जो नॉन कैश इनकम है वो आ जाएंगी। अब हमने क्या करा, एनपी करा प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस करे माइनस नॉन कैश इनकम कर दी, तो हमारे पास जो लास्ट में कर करा के आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट्स बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। सबसे पहले आपने यहाँ पे जितनी भी आती है उनकी नेट अमाउंट निकाल के लिख लेनी है, नॉन कैश इनकम की भी और नॉन कैश एक्सपेंसेस की भी, ठीक है। तो अब बच्चों हम चलते हैं करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। आपने कैश, बैंक स्टॉक, कैश को, बैंक को, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को करंट एसेट्स में नहीं लेना है, ठीक है, क्यों नहीं लेना, क्योंकि आगे चल के हम इसको कैश एंड कैश इक्वलेंट भी लेते हैं। क्या क्या नहीं लेना करंट एसेट्स में, हमने कैश इन हैंड नहीं लेना क्योंकि ये कैश एंड कैश इक्वलेंट्स होते हैं, यहाँ पे मैं लिखने लगी हूँ कैश एंड कैश इक्वलेंट्स, इनको आप करंट एसेट्स में नहीं लोगे। एक तो हो जाएगा जैसे कैश इन हैंड, ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपके पास कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, अगर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स है तो वो आपकी इन्वेस्टिंग में आ जाएंगी, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स ये भी आपने कैश एंड कैश इक्वलेंट के लिए रखनी है, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स कैश एंड कैश इक्वलेंट में आते हैं, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स ये भी आपके कैश एंड कैश इक्वलेंट में आएंगे, और मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी आपकी कैश एंड कैश इक्वलेंट में आएंगी, ठीक है। तो करंट एसेट्स में और करंट लायबिलिटीज में हमारा क्या क्या आ जाएगा, करंट एसेट्स में बच्चों हमारा स्टॉक आएगा, ट्रेड रिसीवेबल्स है, अक्रूड एक्सपेंसेस है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, ट्रेड पेबल्स है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, एडवांस इनकम है। तो जब आप बुक का फॉर्मेट देखोगे वहां पे मीन्स अलग तरह से जो हेडिंग बनाया हुआ है, हमने करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज का इकट्ठा बना देना है, और यहाँ पे हमारे पास मैंने इधर ही प्लस करके लिख लिया कि आप क्या करोगे, जितनी डिक्रीज इन करंट एसेट्स हैं वो आपने प्लस कर देनी है, और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज हैं वो आपने प्लस करनी है। इसका मतलब अगर इंक्रीज इन करंट एसेट्स होएगा तो वो माइनस हो जाएंगे, और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज होएगा तो वो प्लस हो जाएंगी, ठीक है जी। फिर से सुनो, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में हमने क्या क्या लेना है, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज में हम स्टॉक ले लेंगे, ट्रेड रिसीवेबल्स ले लेंगे, अक्रूड इनकम्स ले लेंगे, ट्रेड पेएबल्स ले लेंगे, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल ले लेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ले लेंगे, एडवांस इनकम्स ले लेंगे। तो हमारी करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज हैं जो हमारी यहाँ पे
जितनी भी डिक्रीज हो रही है करंट एसेट्स में वो प्लस हो जाएगी, अगर करंट एसेट्स में इंक्रीज हो रही है तो वो माइनस हो जाएगी, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज है तो वो प्लस हो जाएंगी, और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज है तो वो माइनस हो जाएंगी। अब देखो बच्चों, नेट प्रॉफिट प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस माइनस नॉन कैश इनकम, ये आ गया प्रॉफिट्स बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। इधर हमने करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज का लिखा, हमारे पास आ जाएगा फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, इसके बाद हमने टैक्स पेड को माइनस करा, हमारे पास सेकंड स्टेप पे क्या आ गया, नेट फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या लेना है। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में बच्चों आपका क्या क्या आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में मेन आता है जो सेल एंड परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, अब देखो जैसे प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अगर आप एसेट्स की फिक्स्ड एसेट की सेल कर रहे हो तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, यहाँ पे ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स है तो वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हैं तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आती हैं। उसके बाद बच्चों आपके पास हमारे पास आ जाएगा, मीन्स अगर हम जैसे गुडविल थी, अगर गुडविल जो कम हो रही थी तो हमने राइट ऑफ करी थी। अब अगर हमारे पास गुडविल बढ़ रही है, आपने बड़े ध्यान से देखना है कि जैसे पहले साल गुडविल 80,000 थी, उसके बाद 60,000 की होगी तो गुडविल राइट ऑफ होगी, वो नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। लेकिन इसके ऑपोजिट अगर गुडविल की वैल्यू बढ़ जाती है, पहले 80 थी वे 1 लाख की होगी, तो हमने इसको लिख देना है इन्वेस्टिंग में परचेज ऑफ गुडविल। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों, अगर इन्वेस्टमेंट की सेल परचेज करते हो तो भी इन्वेस्टिंग में आएगा, परचेज ऑफ आप मीन्स गुडविल करते हो तो भी आपका यहाँ पे आ गया। अब हम चलते हैं फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हमारे पास क्या आएगा बच्चों, इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है, उसके बाद हमारा आ गया रिडम्पशन ऑफ शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, लोन टेकन, लोन रीपेड। ठीक है, इसके साथ ही हमारा आ जाता है कि जो जैसे हमने पेमेंट ऑफ इंटीरियम डिविडेंड थी, पेमेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स था, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, ये सारी चीजें हमने इनका नेट निकाल के, जो इन्वेस्टिंग का था हमने इन्वेस्टिंग में लिखा, जो हमारा फाइनेंसिंग का था वो नेट निकाल के हमने लिख लिया। इसके बाद हमने जो भी आएगा हमारे पास, हमने देखने ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कितने हमारे पास, हमने बच्चों फिर ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जो हमारे पास आंसर आएगा वो आपको बुक में गिवन होगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मैं आपको पहले से बता चुकी हूँ, स्क्रीनशॉट लो। बच्चों मैं करवाने जा रही हूँ अब आपको इलस्ट्रेशन नंबर 47 टी.एस. गरेवाल की बुक की। ठीक है, टी.एस. गरेवाल 2025 की। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ टेक इंडिया लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2025। हमारे पास क्या गिवन है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस 2025 के, 2024 के गिवन है, ट्रेड पेबल्स हैं, नॉन करंट एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, फिर करंट एसेट्स हैं, इन्वेंट्रीज हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है और सरप्लस है। हमारे पास नोट्स टू अकाउंट्स में सरप्लस है। तो बच्चों सबसे पहले जब भी आपने कैश फ्लो करनी है तो हमने ईयर्स को अच्छे से पढ़ना है। मीन्स आपके पास पहले 24, हमारे पास 25, 24 गिवन है, तो हमने पहले 24 से देखना है कि इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, नहीं तो आपका जो सम है वो गलत हो सकता है। तो सबसे पहले बेटा हमने फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया, प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, नॉन कैश एक्सपेंसेस माइनस नॉन कैश इनकम्स, प्रॉफिट्स बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। इसके साथ मैंने नीचे लिख लिया करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। इसके बाद मैंने लिखा फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज माइनस टैक्स पेड, नेट फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फिर मैंने लिखा फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और मैंने लिखा फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब हमने पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे। देखो फुल फ्लेज क्वेश्चन में जैसे ही हमने आइटम्स को पढ़ते जाना है और पुट करते जाना है। अगर हमारे पास एडजस्टमेंट्स होती तो हम पहले एडजस्टमेंट्स को करते, पर इस क्वेश्चन में हमारे पास एडजस्टमेंट्स नहीं है। तो सबसे पहले मैं चल रही हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल 2024 में
शेयर कैपिटल 20 लाख की थी, फिर ये बढ़ के होगी 25 लाख की। तो हमारे पास बच्चों यहाँ पे आ गया इशू ऑफ शेयर कैपिटल। इशू ऑफ शेयर कैपिटल मीन्स हमारे पास शेयर कैपिटल बढ़ गई है, हमारे पास ये बढ़ी है 5 लाख से। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अमाउंट के कॉलम में, ये मेरा डिटेल्स का कॉलम है, फिर मेरा अमाउंट का कॉलम है। डिटेल्स के कॉलम में मैंने लिख दिया 5 लाख। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है, और रिजर्व एंड सरप्लस के सामने गिवन है 1। ठीक है, 1 का मतलब आपने नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में जाना है। नोट्स टू अकाउंट्स में हमारे पास 1 के सामने लिखा गया है सरप्लस, और सरप्लस 2024 का 1 लाख है और 2025 का 2,30,000 है। इसमें हमारे पास ना तो प्रपोज्ड डिविडेंड है, ना आई डिविडेंड है, ना ट्रांसफर टू रिजर्व्स हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं है, तो हमने सीधा जो हमारा प्रॉफिट है वो लिख लिया यहाँ पे 1,30,000। अमाउंट के कॉलम में कोई भी एडजस्टमेंट हमारे पास नहीं है। उसके बाद देखो बच्चों ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स पहले हमारे पास थे 7 लाख के, ठीक है, फिर हमारे पास ट्रेड पेबल्स हैं वो कम होके हो रहे हैं मीन्स 4,50,000 के। तो हमने बच्चों यहाँ पे लिखा ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स में हमारे पास क्या आ रहा है, डिक्रीज आ रही है। तो हमने लिखा ट्रेड पेबल्स में डिक्रीज थी, हमने लिखा डिक्रीज इन ट्रेड पेएबल्स। ठीक है, 2,50,000। डिक्रीज इन ट्रेड पेएबल्स हमारे पास आ गया, माइनस में हमने इसको लिखना है 2,50,000। ये हमने माइनस में क्यों लिखा है, क्योंकि बच्चे मैंने आपको बताया था कि डिक्रीज इन करंट एसेट्स प्लस होती हैं, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज प्लस होती हैं। तो ये हमारे पास करंट लायबिलिटी है उसकी डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पहले हमारे पास थी 5 लाख की, फिर हो गई है ये 6,60,000 की। तो हमने यहाँ पे लिखा परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, मैंने प्रॉपर्टी लिख दिया। इसके बाद ये कितने से बढ़ रही है, ये बढ़ रही है 1,60,000 से, तो इसको भी मैंने डाल दिया माइनस में 1,60,000। ठीक है जी। उसके बाद बच्चों हम इन्वेंट्रीज पे आते हैं। इन्वेंट्रीज हमारे पास 8 लाख थी, फिर 9 लाख की हो गई। ठीक है, तो इन्वेंट्री हमारी करंट एसेट है, तो यहाँ पे हमने लिखा इंक्रीज इन इन्वेंट्री। इंक्रीज इन इन्वेंट्री, अगर डिक्रीज होती तो हम प्लस कर देते। अब हमारे पास इंक्रीज इन इन्वेंट्री कितने की है, ये हो गया, हमने माइनस में लिख दिया -1 लाख। ठीक है, उसके बाद बच्चों हमारे पास आ गए ट्रेड रिसीवेबल्स। तो ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे कम हो रहे हैं। ठीक है, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, ये हमने लिखा डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, ये डिक्रीज हो रहे हैं हमारे पास 50,000 से, तो ये हमारे प्लस में आ जाएंगे। ठीक है जी। अब देखो बच्चों, सबसे पहले अब इसकी हम करते हैं मीन्स कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास जो नॉन कैश एक्सपेंसेस वो कोई नहीं थे, नील डाल दिया। नॉन कैश इनकम कुछ नहीं थी, तो हमारे पास फ्लो फ्रॉम प्रॉफिट्स बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल कितना आ गया, 1,30,000 का। ठीक है, अब हम देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं हमारे पास माइनस जो डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स है -2,50,000 है, इंक्रीज इन इन्वेंट्री -1 लाख है, तो ये हमारे पास माइनस की फिगर आ रही है 3,50,000। तो 50,000 हमारे पास प्लस का है, हमारे पास माइनस में कितना आ गया 3 लाख। ठीक है, माइनस में आ गया 3 लाख। हमारे पास प्रॉफिट्स बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल था 1,30,000, माइनस हमने कर दिया 3 लाख, तो ये हमारे पास फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ रही है 1,70,000। ठीक है, 170 में से टैक्स पेड वो नील है हमारे पास, तो नेट फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमारे पास कितना आ गया, ये आ जाएगा 1,70,000। ठीक है, ये हमारे पास आ रहा था, इसको आप अमाउंट के कॉलम में डायरेक्ट लिख सकते हो। ये आया था 1,70,000 माइनस टैक्स पेड।
टैक्स पेड हमारे पास नील था, ठीक है। तो नेट फ्लो ये हमारे पास कितना आ गया, माइनस में 1,70,000, मीन्स ये हमारे पास कैश लॉस्ट इन ऑपरेशन है, हमें हमारे पास माइनस में आ रहा है। इसके बाद हमने इसका लेस प्लेस करके वो निकाला, टोटल नेट अमाउंट निकालेंगे इन्वेस्टिंग की, ये माइनस 1,60,000 ही है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया ये 5 लाख हमारे पास जो आ रहा था इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल से, ये आ रहा था प्लस पे, ठीक है। तो अब हम बच्चे इनका करते हैं, हमारे पास माइनस 1,70,000, माइनस 1,60,000 और हमने प्लस कर दिया 5 लाख। तो ये बच्चों हमारे पास कितना आ रहा है, 1,70,000 आ रहा है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन में ये देखते हैं कि ओपनिंग कैश एंड कैश इक्वलेंट कितना है। हमारे पास ओपनिंग कैश एंड कैश इक्वलेंट है 3 लाख का। यहाँ पे मैंने लिखा ओपनिंग कैश एंड कैश इक्वलेंट्स, तो ये मेरे पास थे 3 लाख के, ठीक है। इसमें मैंने 3 लाख को ऐड कर दिया और मेरा आंसर कितना आ रहा है, 4,70,000। और बुक में भी मेरे पास क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्वलेंट 4,70,000 है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बच्चों आपका पेपर में बड़े आराम से जो बैलेंस है आप चेक कर सकते हो। मीन्स अगर आपका बैलेंस मिल जाता है, मीन्स ओपनिंग कैश एंड कैश इक्वलेंट को ऐड करने के बाद जो भी आपके पास आएगा वो क्लोजिंग होएगा। आप बुक से टैली कर सकते हो। अगर आपका आंसर ठीक आ रहा है तो मीन्स आपका क्वेश्चन करेक्ट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी बच्चों, अब जो मेरी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है वो मेरी इलस्ट्रेशन नंबर 48 है, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 48 की स्टेटमेंट क्या कह रही है, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ बी लाइव लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2025। जब भी आपने सम करना है सबसे पहले ईयर पे फोकस कर लेना है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में हमारे पास शेयर कैपिटल गिवन है, ठीक है। 2025 के 2024 के रिजर्व एंड सरप्लस के आगे 1 लिखा गया है, सरप्लस मीन्स प्रॉफिट्स है, ये नोट्स टू अकाउंट्स में गिवन है, ठीक है। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज में हमारे पास लिखी हुई लॉन्ग टर्म बोरोइंग, करंट लायबिलिटीज में हमारे पास ट्रेड पेएबल्स हैं, नॉन करंट एसेट्स में हमारे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स है हमारे पास। करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं, इन्वेंट्रीज है, ट्रेड रिसीवेबल्स हैं और कैश एंड कैश इक्वलेंट है। तो बच्चों सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा इलस्ट्रेशन नंबर 48 टीएस गरेवाल 2025। सबसे पहले मैंने फॉर्मेट तैयार कर लिया, प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस माइनस नॉन कैश इनकम, प्रॉफिट्स बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। इसके बाद मैंने नीचे हेड डाला करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज माइनस टैक्स पेड, नेट फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फिर फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो बच्चे बड़े ध्यान से हमने ये क्वेश्चन को करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल हमारे पास पहले 1,80,000 की थी और शेयर कैपिटल हमारी जो हो रही है वो हो रही है मीन्स 1,80,000 से बढ़ के 2,10,000 की हो रही है। तो हमने फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखा इशू ऑफ शेयर कैपिटल, ये हमारी आ गई ₹30,000 से, ठीक है। इशू ऑफ शेयर कैपिटल डिटेल के कॉलम में हमने डाल दिया ₹30,000। उसके बाद बच्चों रिजर्व एंड सरप्लस लिखा गया है। रिजर्व एंड सरप्लस 2024 है इसमें 24,000 का है। उसके बाद ये बढ़ के 1,38,000 हो जाता है। तो नेट प्रॉफिट जो हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया 1,08,000 का आ गया। इसमें कोई भी प्रपोज डिविडेंड की एडजस्टमेंट नहीं है हमारे पास, इंटीरियम डिविडेंड की नहीं है। रिजर्व्स अगर आपके पास क्वेश्चन में गिवन है तो वो बढ़ने चाहिए। अगर रिजर्व्स कम हो रहे हैं तो आपने स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से देखना है। जैसे रिजर्व्स पहले साल 50,000 की है, फिर ये इंक्रीज होने चाहिए होते हैं, तो आप इसको एनपी में ऐड करते हो, ठीक है। नहीं तो आप स्टेटमेंट को चेक करोगे तो यहाँ पे तो हमारे पास कुछ था ही नहीं, ना रिजर्व है ना प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है। तो अब हम बच्चे अब चलते हैं नेक्स्ट लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में हमारे पास मीज जो बोरोइंग थी 1,50,000 की है और 1,50,000 की ही आ गई है, ना इनमें कोई इंक्रीज है ना कोई डिक्रीज है।
तो हम इसको सेम एज इट इज, इसका कुछ भी नहीं हम लिखेंगे। अब हमारे पास देखो बच्चों ट्रेड पेबल्स हैं। ट्रेड पेबल्स हमारे पास पहले थे 27,000 के, फिर ये हमारे पास बढ़ के हो जाते हैं 75,000 से। तो इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स ये हमारे पास आता है 48,000 से। ठीक है, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स 48,000। ये हमने करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज के हेड में हमने इसको नोट कर लिया। अब देखो इसके बाद बच्चों हमारे पास क्या गिवन है। इसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स गिवन है। पहले साल हमारे पास प्रॉपर्टी थी 2,52,000 की, फिर ये बढ़ के हो जाती है 2,94,000 की। तो हमारे पास परचेज ऑफ प्रॉपर्टी ये हमने इन्वेस्टिंग में लिख लिया। परचेज ऑफ प्रॉपर्टी 42,000 की है। अगर हम परचेज कर रहे हैं तो पैसा हमारा जा रहा है। परचेज ऑफ प्रॉपर्टी तो ये मैंने लिख दिया -42,000। उसके बाद देखो बच्चों हमारे पास नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स पहले साल हमारे पास 18,000 की थी, फिर ये हमारी बढ़ के 48,000 की हो जाती हैं। तो परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, ये हमने इसको लिखा परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। तो ये हमारी जो परचेज हो रही है वो कितने से हो रही है, ये हमारी हो रही है, इसको हमने लिख दिया -30,000 से। ठीक है, अब देखो बच्चों अब हम नेक्स्ट चलते हैं। जो करंट इन्वेस्टमेंट्स है हमारी वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आती हैं। इन्वेंट्रीज हमारे पास पहले साल में जो स्टॉक था वो था 24,000 का, फिर हमारा स्टॉक जो बढ़ जाता है बढ़ के हो जाता है 1,07,000 का। तो हमारे पास जो इंक्रीज इन स्टॉक आता है वो आता है 83,000 का। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इंक्रीज इन इन्वेंट्री और इंक्रीज इन स्टॉक। इन्वेंट्री का मीनिंग स्टॉक ही होता है, तो ये मैंने लिख दिया -83,000। जब भी करंट एसेट्स में डिक्रीज हो रही है तो आपने प्लस कर देना है, तो अगर करंट एसेट्स में इंक्रीज हो रही है तो आपने माइनस कर देना है। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज हो रही हैं तो प्लस हो जाएंगी, और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज होंगी तो वो माइनस हो जाएंगी। उसके बाद बच्चों हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल्स आ जाते हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल्स पहले साल में हमारे पास 17,500 के थे, उसके बाद हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स 40,000 से बढ़ जाते हैं। तो ये भी हमारे ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो रहे हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल में हमने जो इंक्रीज है वो लिख दिया -22,500, और हमने लिखा इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स। अब मैं वर्किंग नोट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट निकालने लगी हूँ। ये मैंने हेडिंग डाला, इधर मैंने लिखा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो बच्चों सबसे पहले मैंने यहाँ पे ओपनिंग लिखा, फिर मैंने लिखा क्लोजिंग। ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग। ओपनिंग में हमारे पास जो कैश था वो कितना था 9,500। ठीक है, 2024 का। और क्लोजिंग में हमारे पास कैश कितने का था 24,000 का। इसके बाद हमारे पास मार्केटेबल सिक्योरिटीज है। ठीक है, तो जो ओपनिंग हमारे पास जो करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं या जिनको मार्केटेबल सिक्योरिटीज कहते हैं वो कितनी है 60,000 की है। जो ओपनिंग है वो 60,000 की है, और जो क्लोजिंग है वो हमारे पास 54,000 की है। तो बच्चों ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो हमारे होंगे 9,500 प्लस 60,000, तो ये होंगे 69,500 के। ठीक है, और क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो हमारे पास होएगा वो होएगा 24,000 प्लस 54,000, तो ये हमारे पास आएगा 78,000 का। ठीक है, इसको मैं लिख भी देती हूँ। ये हमारे पास जो बुक में गिवन है, क्या गिवन है करंट इन्वेस्टमेंट्स। करंट इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, और ये हमारे पास क्या था ऊपर जो मैंने लिया ये हमारे पास कैश था। ठीक है, करंट इन्वेस्टमेंट्स था और ये क्या था कैश था। ओपनिंग कैश, ये क्लोजिंग कैश। ओपनिंग ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स है, ये क्लोजिंग है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नॉन कैश एक्सपेंसेस कुछ भी नहीं है हमारे पास। नॉन कैश इनकम मैंने स्लैश डाल दिया। प्रॉफिट्स बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल हमारे पास कितना आ गया 1,08,000। अब जब हम करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज को देखते हैं
तो ये हमारे पास 48,000 प्लस का है, माइनस 83,000 आ गया, माइनस 22,500 आ गया। तो ये हमारे पास आ रहा है माइनस में माइनस 57,500। अब माइनस का 57,500 है और प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल हमारे पास प्लस में है 1,08,000। तो 1,08,000 माइनस 57,500 ये हमारे पास आ रहा है 50,500। जो टैक्स पेड है वो नील है हमारे पास, और जो नेट फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ गया वो आ गया 50,500। ठीक है, अब हम चलते हैं बच्चों इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हमारे पास 42,000 माइनस का था, 30,000 माइनस का था, तो ये हमारे पास माइनस में 72,000 आ रहा है। अब देखो अगर हम फाइनेंसिंग में चलते हैं तो ये हमारे पास 30,000 प्लस का आ रहा है। तो अब हम इनको करते हैं कैलकुलेट करके, हम देखते हैं कि हमारे पास कितना आता है। तो 50,500, उसके बाद हमने करा माइनस 72,000, इसके बाद हमने प्लस करा 30,000। तो बच्चों ये मेरे पास आ रहा है कैलकुलेट करके 8500। 8500 में हमने ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को ऐड कर देना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा प्लस ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ओपनिंग कैश एंड इक्विवेलेंट करें, ठीक है, ये मेरे पास कितना था 69,500, और हमारे पास आंसर कितना आ गया, ये आ गया क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हमारे पास आ रहे हैं कैलकुलेट करके ये 78,000 के। तो हमने कैलकुलेट करा था, यहाँ पे भी वर्किंग नोट में 78,000 है। इट मीन्स बच्चों कि हमारा जो सम है एब्सोल्युटली करेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फिर से बता देती हूँ हमने क्वेश्चन में क्या लिया, प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में कोई भी हमारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जैसे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, ट्रांसफर टू रिजर्व है, प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर है, और इंटरम डिविडेंड ऑफ करंट ईयर, ये कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो हमारा जो रिजर्व एंड सरप्लस में था गिवन वही हमने प्रॉफिट ले लिया। नॉन कैश एक्सपेंसेस नहीं है, नॉन कैश इनकम्स नहीं है। ठीक है, उसके बाद इनको कैलकुलेट हमारे पास करके क्या आ गया 1,08,000 जो आया है वो प्रॉफिट्स बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल है। फिर हमने बच्चों करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज ले ली। इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल्स हमने प्लस करे हैं, इंक्रीज इन इन्वेंट्री हमने माइनस करी है, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल हमने माइनस करे हैं, और ये इनका टोटल सम करके हमारे पास आ गया 57,500। 1,08,000 माइनस 57,500, फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 50,500, टैक्स पेड इज नॉट गिवन, तो हमारे पास नेट फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ये आ गया 50,500। तो फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी दूसरे साल में हमारी बढ़ रही है तो मीन्स हमने परचेज करी थी 42,000 माइनस का आ गया। परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स ये माइनस 30,000 आ गया। उसके बाद लिखा फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तो इसमें हमारे पास आ गई इशू ऑफ शेयर कैपिटल 30,000 की। बच्चों 50,500 माइनस 72,000 प्लस 30,000 करा तो हमारे पास कितना आ गया 8500। 8500 में हमने ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड करी। कैश गिवन था 9500, ओपनिंग क्लोजिंग था 24,000, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स थी ओपनिंग 60,000 की और क्लोजिंग थी 54,000 की। तो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 69,500, 8500 में जब ऐड करा तो हमारे पास 78,000 आ रहा है। ठीक है बच्चों, देखो समय लग रही है। बच्चों अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो बच्चों आपके एक एक लाइक से ठीक है मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो प्लीज़ मेरे चैनल जो वीडियो मैं बना रही हूँ इसको लाइक करो, और इन वीडियोस को अपने तक ही नहीं रखना। अगर आपको समझ आ रहा है तो इन वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, ठीक है, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं आपको और अच्छे से पढ़ा सकूँ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।